मैं डिस्कस करने जा रहा हूं नीट 2026 के पेपर का फुल एनालिसिस और इसके अंदर हम एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। कहां ट्रिक्स अप्लाई हो रही हैं, कौन से क्वेश्चन क्लासरूम के थे, कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो ट्रैप थे नीट के, कुछ क्वेश्चंस गलत भी थे और कुछ क्वेश्चंस आपके कैलकुलेटिव भी थे। तो सबसे बचने का तरीका अब आपको मैं इस एनालिसिस के अंदर बताऊंगा। तो मैंने एक एनालिसिस का छोटा सा वीडियो भी डाला था, उस वीडियो के अंदर मैंने बताया था क्या आपका इसमें सेफ स्कोर हो सकता है। तो एक बार वापस से मैं आपको बता देता हूं। तो जैसा मैंने आपको राउंड वाइज पेपर अटेम्प्ट करना हर बार सिखाया हुआ है, तो राउंड वाइज पेपर अटेम्प्ट करने में मैंने बताया था हमेशा पहले हम उन क्वेश्चन को फिल्टर करेंगे जो इजी होंगे, फिर मीडियम और फिर हार्ड। तो इस पेपर के अंदर 2026 का पेपर कोड 12 में डिस्कस कर रहा हूं। तो इसके अंदर मुझे 24 क्वेश्चंस ऐसे थे जो इजी लगे, जो भी आप थोड़ी देर देख लोगे ये क्वेश्चन नंबर उनके इंडिकेटेड है, ठीक है, यानी 96 मार्क्स सेफ एंड सिक्योर्ड है। मीडियम क्वेश्चन यानी जिन क्वेश्चन के अंदर थ्योरी बेस भी आप बोल सकते हो, बट कई सारे क्लासरूम के थे तो मैंने उनको मीडियम में ही डाला हुआ है। तो मीडियम क्वेश्चन में हमारे थ्योरी बेस पे प्रॉब्लम आ गए, मीडियम क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसे प्रॉब्लम भी आ गए जो आम बच्चे के लिए थोड़े से डिफिकल्ट होंगे बट आपके लिए इजी होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन की क्वांटिटी थी 18 यानी 72 मार्क्स। सो अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो फिजिक्स के डिसेंट स्कोर की बात करूं तो 120 से लेकर के 160 के बीच का जो स्कोर है, 168 भी बोल सकते हो, 120 से लेके 160 इज वेरी डिसेंट स्कोर। और जितना 160 के आप नजदीक हो उतना आप टॉप 1000 रैंक के आसपास मिलोगे। सो ये मेरे इसके अंदर प्रेडिक्शंस हैं जो लास्ट ईयर भी सही थे, वो उम्मीद करता हूं इस साल भी सही होंगे। अब केमिस्ट्री और बायो का और देखना पड़ेगा, तो आपको ओवरऑल कट ऑफ वहां पर मिल जाएगी। सो 120 से 160 इज डिसेंट स्कोर। यहां पर आपका नीट के अंदर सिलेक्शन हो सकता है और 160 के पास जाने पर आप बहुत अच्छी रैंक नीट के अंदर ला सकते हो। स्पेसिफिकली फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूं। 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिफिकल्ट लेवल के थे, ट्रिकी लेवल के थे। इनकी क्या ट्रिक थी और इनसे बचने का क्या रास्ता था, अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। अब इसकी आंसर की अगर हम बात करें तो ये मैंने आपके लिए इसकी पेपर कोड 12 की आंसर की यहां पर रखी हुई है, आप देख सकते हो, और पूरी डिटेल के बाद आप अपने आंसर भी मैच कर सकते हो। मैं क्वेश्चंस पर आता हूं, तो एक एक क्वेश्चन की हम एनालिसिस करते हैं कि भाई इसका लेवल कैसा था, क्या था। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन था, ये फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया और हमारा आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 क्वेश्चन एक साथ इनबिल्ट करके रखे हुए थे और क्लास में मैंने आपको सिखाया हुआ है भाई इस तरीके का क्वेश्चन सेकंड राउंड के अंदर आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। सो मैंने इस फर्स्ट क्वेश्चन को मॉडरेट लेवल का डाला हुआ है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और सेकंड राउंड का देखो क्लियरली लिखा भी हुआ है ये सेकंड राउंड का। यही चीज हम लोगों ने क्लासरूम में भी और क्रैश कोर्स में भी रोज के रोज ये काम करे हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए नया बिल्कुल भी नहीं है। अब यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, 100 टन की कॉइल दे रखी है जिसका रेडियस दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस कर रहा है वो दे रखी है। तो उलझाया क्वेश्चन के अंदर, अगर वो करंट दे देता तो हमारे लिए सीधे सीधे फॉर्मूले हो जाते। यहां उसने फील्ड दे दी, अब वो पूछना चाह रहा है करंट बताओ और डायपोल मोमेंट बताओ। तो मैंने क्या किया, यहां सिंपल फॉर्मूला यूज किया, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल, ठीक है ना, और यहां से सॉल्व करते हुए करंट निकाला, आंसर आया करंट का 2.5 और डायपोल मोमेंट में उसको यूज करते हुए NIA लगाते हुए मैंने यहां डायपोल मोमेंट की वैल्यू निकाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैच द कॉलम था। अब देखो मैच द कॉलम हमेशा एलिमिनेशन से बड़े इजीली हो जाते हैं, हमेशा ही हो जाते हैं। अब जैसे E इक्वल टू एच न्यू हम अच्छी तरह जानते हैं कि फोटोन की एनर्जी है, तो आपने A का 4th ऑप्शन मार्क कर लिया, A का 4th इसमें, A का 4th इसमें, A का 4th इसमें भी है, तो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन यहां पर एलिमिनेट हो गया। अब डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस वेव नेचर ऑफ लाइट बताते हैं, यानी B का आंसर 3rd, यहां से मेरा ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब C देख लो, अगर मैं C पहचान लूं तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, C इज लैम्डा इक्वल टू h/p, दिस इज डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो हमारा C का आंसर जो हो गया इसके अंदर जाकर के फर्स्ट वाला ऑप्शन हो गया, यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला ट्रू हो गया। तो राइट आंसर आप देख सकते हो यहां पर मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मैंने पहले भी बोला था आपको, अब नॉलेज नहीं, अब आपको कंट्रोल करना है। तो अगर आपने ये चीजें कंट्रोल कर रखी होंगी तो आपका डेफिनेटली ये क्वेश्चन सही हुआ होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसको मैंने इजी लेवल में डाला है बिकॉज इसमें कुछ टफ नहीं था। नेक्स्ट आप देखोगे डायोड का, ऑलमोस्ट हर कोचिंग में हर क्लास के अंदर ये जरूर होता है प्रॉब्लम, तो आप समझ ही गए होगे सर ये इजी लेवल है, हमने भी खटाक से इसको कंप्लीट कर लिया। बस यहां बैटरी से निकलने वाला करंट निकालना है। तो ये डायोड हो गए हमारे दोनों रिवर्स बायस, ये दोनों हो गए फॉरवर्ड बायस। हमें आइडियल दे रखे थे तो इनको मैंने 0 कर दिया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप देख सकते हो 8/6 आ गया और इजीली करंट की वैल्यू 15/2 एम्पियर आ गई, यानी राइट आंसर हो गया सेकंड वाला। ये आपका इजी लेवल प्रॉब्लम हो गया, ठीक है ना। तो सुपर इजी है। अब नेक्स्ट आप आगे चलोगे, देखो ये आया आपका ट्रिकी प्रॉब्लम। ये थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम था कि जो प्रॉब्लम आपको सोचने पे मजबूर करा होगा, और अगर आप इसमें जुट गए होगे, देखो कौन से नंबर पर है, कोड 12 में 4th नंबर पर, और अगर आप यहां भिड़ गए तो आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है ना। तो राउंड 3 का ये प्रॉब्लम है। हाँ, प्रॉब्लम इतना लेंदी नहीं है बट ट्रिकी है, ठीक है, इसलिए इसको राउंड 3 के अंदर मैंने डाला है। तो ये कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज टेकन एज यूनिटी, तो C की वैल्यू वो यूनिटी लेते हुए चल रहा है, 1 लेते हुए चल रहा है।
लाइट टेक्स दिस मच टाइम टू रीच अर्थ फ्रॉम सन, तो सन से अर्थ तक पहुंचने में उसको 6 मिनट 40 सेकंड। ये मैंने आपके लिए पहले ही मेरी हैंड रिटन में पहले ही सॉल्व कर रखे ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो, फटाफट से एनालिसिस सीख पाओ। सो अब टाइम, और ये कह रहा है डिस्टेंस बताओ इस नए सिस्टम ऑफ यूनिट में कितना होगा। तो यहां पर हमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ही करना था। टाइम को हमने सेकंड में कन्वर्ट किया और यहां से मेरे पास डिस्टेंस की वैल्यू आ गई 400 यूनिट के आसपास। बट ये सोचने में एग्जाम प्रेशर में बच्चों को टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने इसको ट्रिकी डाला है, ठीक है ना। और ये लेवल 3rd के अंदर जरूर मैंने रखा होगा। नेक्स्ट आप चलते हैं। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन था इजी। अब पता नहीं क्यों इसके अंदर बहुत सारा कंट्रोवर्सी भी हो गई, ये होगा ये होगा ये होगा, ये आपने क्लास में भी किया हुआ है, समझ गए आप मेरी बात। वैसे तो देखो इसके 2 आंसर हो सकते हैं, बट हमें देना होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो उस हिसाब से अगर आप चेक करो, पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला गया है कि एक बॉल को हमने ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है ना, वेलोसिटी v से t टाइम में, और ये नीचे की तरफ वापस आती है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट करेक्ट है। तो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताना है, ठीक है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की इक्वेशन देखोगे तो u माइनस gt हो जाएगी, तो डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन हमारा vt ग्राफ होगा, तो जिसके हिसाब से राइट आंसर इसमें c वाला होगा। बट जैसा हम जानते हैं कोई साइन कन्वेंशन फिक्स नहीं होते, है ना, ऊपर की तरफ पॉजिटिव नीचे की तरफ नेगेटिव, तो इसलिए इसका ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। बट बाय डिफॉल्ट अगर हम चलें तो फिर हम सी ऑप्शन को ही मोस्ट अप्रोप्रिएट मानते हुए चलेंगे। यहां बच्चों की जो सिली मिस्टेक हुई होगी, उन्होंने स्पीड टाइम मान लिया होगा, फर्स्ट ऑप्शन कर दिया होगा, इस तरीके से करके इस क्वेश्चन के अंदर सिली। बट हमने क्योंकि क्लास में किया हुआ है, कई बार आपने मुझसे ये सीखा हुआ है मोशन अंडर ग्रेविटी में, तो मुझे नहीं लगता ये आपका गलत हुआ होगा, ये आपने 100% कर लिया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये भी आपका क्लास का ही प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम आपके डायरेक्ट क्लास के आप जानते भी हो, ठीक है ना। तो हमें सीधे सीधे इसके अंदर लीस्ट काउंट निकालना है, और आपने ये फटाक से कर दिया होगा, इजी लेवल प्रॉब्लम इसको मैंने गिना हुआ है। सो हमें अगर लीस्ट काउंट निकालना है, व्हाट इज लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट इज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मैंने 1 वर्नियर स्केल डिवीजन निकाली, वो हो गई हमारी कितनी वर्नियर स्केल मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है, 16। तो एक वर्नियर स्केल की जो डिवीजन हो गई दैट इज 16/20 मेन स्केल डिवीजन, और वो हमें 1 mm दे रखी है। तो मैंने लीस्ट काउंट का फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला बेस्ड है आप जानते ही हो, और ये रिजल्ट मेरे पास आ गया 0.02 सेंटीमीटर। यूनिट का तो हमेशा ही देखो लफड़ा रहता है, यहाँ पर यूनिट और डेसिमल हमें बिल्कुल परफेक्ट लेते हुए चलने पड़ते हैं। ये आपने क्लासेस में भी प्रैक्टिस किया हुआ है, लास्ट ईयर भी ये था, उससे पहले भी ये था, ठीक है ना। तो इस पेपर के अंदर भी उसने बिल्कुल एनालिटिकल परफेक्ट पेपर बनाया, मैं नहीं बोलूंगा उसने बहुत ईजी बनाया है, मॉडरेट से अच्छा बनाया है। नेक्स्ट, अब LCR सर्किट देखो, LCR के अंदर मैंने आपको बोला था क्लास में भाई आएगा 100% आएगा, LCR इस साल तय है, ठीक है ना। और उसका आपको बहुत सिंपल सा वर्जन देखने को मिला, फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी है। अब यहां बच्चे गलती क्या कर देते हैं, ओमेगा निकाल देते हैं, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो 1/2π√LC। अब आप चेक करो, हमें यहां पर रेजिस्टेंस दे रखा है 1 किलो ओम, कैपेसिटेंस है 0.1 माइक्रोफैराड, और इंडक्टेंस है 1 मिली हेनरी। हमें पता करनी है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो 1/2π√LC मैंने लगाया और इसको सॉल्व किया। अब यहां पर आप देखो कुछ ज्यादा नहीं दिमाग लगाया, ठीक है ना, 50/π आ गया मेरे पास। अब यहां कैलकुलेशन के लिए अप्रोक्सीमेशन हम हमेशा यूज करते हैं, हमेशा आपको बताया है। तो आप पाई को 3 ले लो, तो 50/3 करोगे तो हमारा 15 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 15 पॉइंट में हमारे पास एक ही ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, इजी, ठीक है। तो ये टेक्निक्स जो आपने सीखी हुई है ना कैलकुलेशन बचाने की, ये आपका टाइम सेव करेंगी। ये नहीं कि वो आप तन मन धन से जुट गए और पूरे प्रॉपर वहां पर एक एक डिवीजन मार रहे हो, आपका काम चलेगा ना। अभी और बताऊंगा आपको, देखना बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। ये अपना क्लास का प्रॉब्लम है, सारे बच्चों ने कर लिया होगा 100%, मुझे आप पे पूरा कॉन्फिडेंस है, आप करके आए होगे। ये कह रहा है फिगर गिवन बिलो शोज लॉन्ग स्ट्रेट सॉलिड वायर ऑफ रेडियस ए कैरिंग करंट आई, current I is uniformly distributed over cross section, which of the following represents magnetic field in this region। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताना है। तो हमें सॉलिड वायर के लिए बिल्कुल क्लियरली पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, आउटसाइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें 100% करेक्ट है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखो वैसे तो ये इजी था, बट मैंने फिर भी इसको मीडियम लेवल में डाला है बिकॉज यहाँ थोड़ा सा सोचना पड़ा है। उसने क्या बोला क्वेश्चन के अंदर, 9th नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि यूनिफॉर्म मेटलिक वायर हैविंग रेजिस्टेंस 4 ओम इज बैंड टू फॉर्म अ स्क्वायर। तो इसने एक ये स्क्वायर बनाया इस वायर का जिसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, ठीक है। हमने हर साइड के रेजिस्टेंस को ब्रेक करके लिख लिया 1 ओम 1 ओम। क्लियरली देखने पर ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। अब ये व्हीट स्टोन ब्रिज है और रेशियो यहां पर आप देख रहे हो 1/1 वैसे ही बैलेंस है, तो ये वाले रेजिस्टेंस से कोई करंट नहीं पास करेगा। तो इसका सिंपल सा सर्किट व्हीट स्टोन ब्रिज का हमारे पास ये आ गया। अब तो करंट ही निकालना है, विच इज वेरी इजी काम, ठीक है ना। और आप चेक कर सकते हो करंट की वैल्यू आपकी 2 एम्पियर आ जाएगी। सो इस क्वेश्चन को मैंने इजी में ही मार्क करा है, बट मुझे लगता है कई बच्चों के लिए मीडियम लेवल का होगा, बट हमारे बच्चों के लिए इजी लेवल का ही ये था। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आप 10th नंबर प्रॉब्लम देखो। अब 10th नंबर प्रॉब्लम ऐसा प्रॉब्लम है, देखो ट्रिकी, लेवल 3, सबके पसीने छूट लिए होंगे पक्का, 3rd लेवल का प्रॉब्लम है।
अगर आप इसे कैलकुलेट करने बैठोगे भर भर के आपको टाइम लगेगा। अब यहां पर क्या ट्रिक काम कर रही है, क्लास के अंदर ये बातें मैंने बहुत बताई हुई हैं। देखो कह रहे हैं अननोन न्यूक्लियस हैज न्यूक्लियर डेंसिटी इतना, मास इतना, इट्स मास नंबर ए इज अप्रोक्सीमेटली। तो मुझे मास नंबर निकालना है। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट इसका ये रहा कि हमें दे रखी है डेंसिटी और हमें दे रखा है मास। तो पहले तो भाई वॉल्यूम निकालो। अब जो बच्चा लगा होगा उसने ऐसे ही किया होगा, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वहां से वॉल्यूम निकला। अब न्यूक्लियर वॉल्यूम जो होता है हमारा वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। फिर उसमें आर की वैल्यू डालो विच इज आर नॉट इंटू ए, फिर वहां से ए निकालो। अब आप बताओ इतना टाइम है कि आपके पास? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जुगाड़ लगाएंगे। अब देखो ये बोल रहा है मास उसका न्यूक्लियस का इतना है। न्यूक्लियस के अंदर होते क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है ना। ट्रिकी है तो ट्रिक दे रहा हूं तुम्हें इसकी, ठीक है ना। यही ट्रिक से इसलिए मैंने यहां यूज एलिमिनेशन लिख दिया सीधे सीधे, मैंने भी देखो उसी से किया हुआ है। तो अब ट्रिक क्या है? बड़ी सिंपल सी है। देखो मुझे जो चाहिए 10 की पावर -27 को थोड़ी देर रफा दफा करो, यानी 19.9 यानी तकरीबन 20 AMU होना चाहिए, यानी न्यूक्लियन की क्वांटिटी 20 के आसपास होनी चाहिए, राइट। 20 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। अब आप यहां पर देखो ऑप्शन 20, 19 ये, अब ये 20 क्या है? 20 इज द वैल्यू ऑफ मास नंबर। अब मास नंबर इज व्हाट? मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर इज व्हाट? क्वांटिटी ऑफ प्रोटॉन एंड क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर आप देखो 1 AMU, ये मास आपका किस में? केजी में। तो अगर मैं इसे कन्वर्ट करूं AMU के अंदर, बहुत सिंपल हो जाएगा मेरे लिए। कैसे करूंगा? जुगाड़ सुनो। 1 AMU 1.6 × 10⁻⁻27 kg होता है। तो मैंने ट्रिक क्या लगाई इसके अंदर? मैंने बड़ा सिंपल सा करा, भाई मुझे ये पता करने है कि मेरा मास, न्यूक्लियस का मास इसके आसपास कब आएगा, ठीक है ना। तो 1.6 में अगर तुम 16 मल्टीप्लाई कर दो, 16 × 16 256 होता है, 25.6 हो गया, ये मास नहीं मिलेगा, हो गया एलिमिनेट। 19 मल्टीप्लाई कर दो, मैं कहता हूं चलो 20 कर दो थोड़ी देर के लिए 1.6 में, तो भी और कितना हो जाता है? 16 × 32, ठीक है ना। सो हमारा 32 पॉइंट समथिंग हो जाता है। 19 भी उसी के आसपास रहता है, तो ना 19 से मिलेगा, मतलब 19 × 1.6 × 10⁻⁻27 करने से भी ये नहीं मिलेगा, ये इंटू 1.6 × 10⁻⁻27 से भी नहीं मिल रहा, ये इंटू करोगे तो भी नहीं मिलेगा। तो आंसर हमारा रहा कौन सा? ऑप्शन नंबर 12। तो बहुत सिंपल सी टेक्निक यूज करी मैंने। इसको सॉल्व करने की बजाय मैंने क्या किया? AMU लेकर के अप्रोक्सीमेशन से यहां पर आंसर निकाल दिया। ये था इसका एलिमिनेशन टेक्निक, ठीक है ना। तो ये इस तरीके की ट्रिक्स आपने क्लास में बहुत सारी सीखी हुई हैं। अब जिस बच्चे ने ये लगा लिया होगा तो समझ लो वो लेवल 3 का एक प्रॉब्लम सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर गया। तो अगर आप 168 के ऊपर ये प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर गए तो भाई आ गए आप बहुत अच्छी रैंक में, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला प्रॉब्लम आप देख रहे हो इजी लेवल है, अपने क्लास का ही प्रॉब्लम है, कोई बड़ा काम नहीं है। हम एक स्क्वायर लूप को, रेक्टेंगुलर लूप को पुल कर रहे हैं जिसमें एक छोटा सा कट है। अब जो पुल कर रहे हैं तो वेलोसिटी जो है छोटी वाली साइड के परपेंडिकुलर है, EMF बताना है। तो हमारा सीधे सीधे मोशनल EMF का फॉर्मूला BLV हो गया, लेंथ का काम 3 सेंटीमीटर कर गया। सॉल्व किया और इसकी वैल्यू आप देख सकते हो 1.8 × 10⁻⁴ वोल्ट के आसपास आ गई। तो इजी लेवल प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन भी ऐसी कोई खास नहीं है इसके अंदर। तो राउंड 1 के अंदर आपका ये इजिली डुएबल प्रॉब्लम था। अब आप आ जाओ 12 नंबर, फॉर्मूला बेस्ड है, इजी प्रॉब्लम है, आपने कर लिया होगा। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ शंट की वैल्यू निकालनी है सच दैट इसकी रेंज हो जाए 10 एम्पियर तक की। तो मैंने यहाँ शंट IG × G / I - IG से निकाला और आप चेक कर लो 10 की पावर -2 ओम यानी 0.01 ओम, यानी फर्स्ट ऑप्शन मेरा राइट आंसर है। अब ये प्रॉब्लम सेम एज इट इज क्लास का है ना। क्रैश कोर्स के बच्चे भी उठा के देख लो, तुमने क्रैश कोर्स में भी किया हुआ है। रेगुलर क्लास वालों को मैंने हमेशा बोला है भाई तुम जो पढ़ रहे हो तुम्हारे लिए मोर देन इनफ है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाओ, ठीक है ना। तो ये रेगुलर क्लास वाले बच्चों के लिए भी एज इट इज है और क्रैश कोर्स में भी बच्चों ने सीख रखा है मुझसे ये। सो इंटेंसिटी का, और बोला भी था मैंने भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा 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 आएगा, इस तरीके के हमने कई प्रॉब्लम प्रैक्टिस किए थे, आपने टेस्ट में भी इसको किया था, है ना। सो I = 4I0 cos² डेल्टा φ/2, ये हमारा हो गया रिजल्टिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अब ये बोल रहे हैं जिस जगह का पाथ डिफरेंस लैम्डा वहां इंटेंसिटी K है और जिस जगह का λ/3 है वहां कितना होगा। तो हमने फेज डिफरेंस को पाथ डिफरेंस से रिप्लेस कर दिया, यहां पर 2π/λ × ΔX डाला, 2 कटा, π∆x/λ। अब इक्वेशन बना ली कि जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा है, लैम्डा लैम्डा कटेगा, इंटेंसिटी K है। अब जहां पाथ डिफरेंस λ/3 होगा यानी π/3 यहां पर आ जाएगा हमारे पास, वहां इंटेंसिटी हो जाएगी हमारी K/4। तो राइट आंसर आप चेक करोगे तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो गया। तो अब आ जाते हैं 14th पर। अब देखो 14th प्रॉब्लम आपका क्लास का प्रॉब्लम है, इजी प्रॉब्लम कैटेगरी में मैंने इसको डाला हुआ है, सिंपल ट्राइंगल लॉ के ऊपर बेस्ड है। तो कह रहा है बॉडी है जिसका मास 5 kg है, जिसपे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्स 8 और 6 न्यूटन की लगा दी।
हमें इसमें ये बताना है कि नेट एक्सेलरेशन जो होगा वो नेट एक्सेलरेशन कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा। सो ट्राइंगल हमने यहाँ पर फॉर्म कर लिया 6 और 8 का, और रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास आ गई 10 की। F/m करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो पहले तो यहाँ पर इन तीन में से कोई एक होगा, इसको मारो एलिमिनेट। एंगल चेक कर लो, एंगल यहां से निकालोगे तो इस एक्सेलरेशन का जो एंगल आपको देखने को मिलेगा tan इनवर्स 4/3 मिलेगा, बट कहां से? 6 न्यूटन वाली से। तो क्या 6 न्यूटन वाली से tan इनवर्स 4/3 है? नहीं है भाई, एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब 8 न्यूटन में से ही हमारा आंसर होना है। अब 8 न्यूटन से कितना होगा, तो यहां से एंगल चेक करेंगे तो tan इनवर्स 3/4 आ जाएगा। सो tan इनवर्स 3/4 विद 8 न्यूटन फोर्स, हेंस राइट आंसर इज थर्ड। हो गया इजी, ठीक है ना। तो इस तरीके की हरकतें यहां पर रहती हैं, वो आपने हमेशा सीखा हुआ है, कोई नया काम आपके लिए नहीं है कि हाँ सर यहां पर हम जा करके फंस गए, हमसे ये सवाल नहीं हुआ। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ये वाला 15th प्रॉब्लम एनसीईआरटी जैसा ही है, इसमें कुछ क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है, हर बच्चे ने इसको जरूर कर लिया होगा, ठीक है ना। यहां पर मुझे पता करके देना है कि इन तीनों कैपेसिटर पर कितना चार्ज होगा, मतलब सब पे कितना चार्ज होगा और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो क्लियरली मुझे ये 10 के 4 कैपेसिटर दिख रहे हैं, तो ये 2.5 हो गया 10/4 अपना, और ये C5 हमारा ऑलरेडी 2.5 है, तो C इक्विवेलेंट तो 5 आ गया। एलिमिनेशन मारो, 5 इसके अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर है, तो ये थर्ड वाला हो गया एलिमिनेट। अब चार्ज देखो, ये जो 2.5 है और ये जो 2.5 है आपस में पैरेलल में है बैटरी के, तो चार्ज की वैल्यू आप चेक करोगे C इंटू V के हिसाब से, तो 2.5 इंटू 50 करूंगा तो ये हमारा जो Q इक्वल टू CV के हिसाब से देखेंगे तो 2.5 इंटू 50 अगर हम करेंगे तो ये हमारा 125 माइक्रोकूलम आ जाएगा। 125 इस पे भी आया और 125 इसके कॉम्बो पे भी आया, बट ये सारे सीरीज में लगे हुए हैं, हेंस हर किसी पर 125 ही रहा, तो 125 माइक्रोकूलम हर किसी पर देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर इसमें हमारा आ जाएगा फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर। अब ये क्यों नहीं हुए उनको चेक कर लो, ये कह रहा है 250 माइक्रोकूलम ऑन ऑल, है ही नहीं किसी भी तरीके से। और कौन सा था हमारा, ये क्यों नहीं हुआ, C1 से C4 पर बोल रहा है 125, C5 का गलत कर गया। हो गया ना सिंपल इजी प्रॉब्लम। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट देखो, ये है ट्रिकी, पर क्लास में है किया हुआ, पर फिर भी है ट्रिकी, ठीक है ना। अब इसमें मैंने तुम्हें क्या बताया था कि गैल्वेनोमीटर और बैटरी को अगर हम मीटर ब्रिज के अंदर पलट देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, तो नल डिफ्लेक्शन के ऊपर, बैलेंस लेंथ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ट्रिकी क्या है, पहले तो ये कंसेप्ट और ये प्रॉपर्टी तुम्हें पता होनी चाहिए, तुमने क्रैश कोर्स में पढ़ी है, क्लास में पढ़ी है, ठीक है ना। अब ऑप्शन पढ़ो, ओनली द राइट साइड डिफ्लेक्शन, तो ये कह रहा है वी विल ऑब्जर्व इन द गैल्वेनोमीटर। क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट द पोजीशन ऑफ द सेल एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज। हमें पता भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, पर कब, नल डिफ्लेक्शन पर। अब देखो ट्रिकी क्या है, ये कह रहा है ओनली द राइट साइड डिफ्लेक्शन, ना भाई ऐसा नहीं होगा, अगर पहले बैलेंस है तो बाद में भी बैलेंस होगा। ओनली द लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन, तो ये तो हमारे सीधे सीधे एलिमिनेट हो गए। अब ये देखो, ये और ये है ट्रिकी, यहां बच्चे फंसे। देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ जॉकी, तो कोई भी पोजीशन हो जॉकी की कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं होगा ना, ये नहीं कहते क्या बैलेंस लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी नल डिफ्लेक्शन होगा तो नल डिफ्लेक्शन ही रहेगा, पर अगर जॉकी की पोजीशन चेंज कर दोगे तो भाई अनबैलेंस्ड हो जाएगा ना, फिर तो डिफ्लेक्शन आएगा। अब चौथा पढ़ो, तो इसलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, समझ गए। और जिन बच्चों ने जल्दबाजी में इसको मार दिया हो गया, गए काम से। फोर्थ पर, बोथ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन एंड एट बैलेंस पॉइंट नो डिफ्लेक्शन, ये बात है हमारी 100% सही, जो आपने क्लास में पढ़ी है, सही है। तो मजेदार है, मुझे तो अच्छा लगा पेपर। अब यहां पर आते हैं 17th नंबर प्रॉब्लम। ये कह रहा है पावर ऑफ अ क्रेन विच लिफ्ट अ मास। अब देखो ये तो बिल्कुल ही सिंपल फॉर्मूला बेस्ड इजी प्रॉब्लम है, कुछ नहीं करना, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम, काम खत्म। 20 किलोवाट इसका राइट आंसर। बकवास प्रॉब्लम। अब 20 तो मिल नहीं रहा, तो भाई उसके नियर बाय में डाल दो, ठीक है ना। 19.6 देखो, यहां भी है, यहां भी है, सिली मिस्टेक कर सकते हो आप यहां पर, हाँ ये जरूर हो सकता है, पर ये ही कंट्रोल करने का गेम नीट क्लियर करना है। तो नीट में नॉलेज नहीं, नॉलेज तो चाहिए, बट नॉलेज के साथ साथ कंट्रोल जो बच्चा ले गया ना, सेल्फ कंट्रोल, वो गेम जीत जाता है। नेक्स्ट, अब मैच द कॉलम। अगेन यहां लड़ाई एलिमिनेशन से जीती जाएगी। देखो कितना एलिमिनेशन का एप्लीकेशन इस पेपर के अंदर है, ठीक है ना। सो नीट वाला भी यही कह रहा है, भाई थोड़ी बुद्धि लगा लो, ठीक है ना, चैलेंज कर रहा है तुम, थोड़ी बुद्धि लगाओ, काम खत्म। अब यंग मॉडुलस फॉर्मूला है सीधे सीधे, ठीक, कंप्रेसिबिलिटी फॉर्मूला है, बल्क मॉडुलस, पॉइजन रेशियो लिखा नहीं सिलेबस में, पर उसने फिर भी दे दिया, तो कौन कहता है तुम पढ़ के जाओ, एलिमिनेशन से उड़ा दो, ठीक है। अब इसमें जो तुम्हें याद हो, बल्क मॉडुलस जैसे याद है, नेगेटिव चेंज इन प्रेशर बाय चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, यह हमारा फोर्थ हो गया। सो सी का आंसर फोर्थ, एक ही में दिख रहा भाई, देखो मेरा तो सी से ही पूरा सवाल खत्म हो गया, समझ रहे हो, कुछ ही नहीं करना पड़ रहा। हाँ ये देखो, ये ट्रिकी है।
अब इस प्रॉब्लम के अंदर तो सारे ट्रिकी भी मैंने वहां पर नहीं डाल रखे हैं, ठीक है ना, इनमें भी कुछ लेवल 2 में होंगे जिनको अगर आप सोच गए तो कर सकते हो सकता है कई लोगों ने इन प्रॉब्लम को उठा करके थर्ड राउंड के लिए भी रख दिया हो। तो ये ट्रिकी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ लैंग्वेज का ट्विस्ट है। ये कह रहा है इन कॉनकेव लेंस, अगर यहाँ गलत पड़ गए, कॉनकेव कॉन्वेक्स गलत बना गए, इसलिए मिस्टेक कर गए तो गए काम से। तो कह रहे हैं इन कॉनकेव लेंस अ रे ऑफ लाइट एमिनेटिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो कह रहे हैं ऑब्जेक्ट से जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो ऑब्जेक्ट कहां हुआ, इन्फिनिटी पर, तभी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे कॉनकेव लेंस पर आकर के गिर रही है। अब ये पैरेलल रे आएगी तो ये डाइवर्जिंग होता है तो ये डाइवर्ज कर देगा यूं करके, ठीक है ना। अब आगे क्या बोल रहा है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इमर्जेस पैरेलल, एलिमिनेट हो गया, अपीयर्स टू डाइवर्ज, ठीक है, पासेस थ्रू 2f, एलिमिनेट, पासेस थ्रू सेकंड प्रिंसिपल फोकस, एलिमिनेट। भाई डाइवर्ज है, हो गया ना। देखो तो ट्रिकी क्या है, डायग्राम समझना और कुछ नहीं है, इसलिए मैंने ये बोला इसको कई लोग थर्ड में डालेंगे पर मैंने तो सेकंड के लिए रखा था इसको। अब यहां कई लोग हो सकता है 2f से पास करा दें यहां f से पास करा दें, गलती हो सकती है। तो डाइवर्जिंग होता है, बस उसकी प्रॉपर्टी यूज करते हुए काम तमाम, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 20 नंबर आपके क्लास का प्रॉब्लम है, ओरिजिनली IIT जेईई का प्रॉब्लम है। मेरे टेस्ट के अंदर आप देखोगे मैंने भर भर के आपको कराया हुआ है इस तरीके का प्रॉब्लम, क्लास के अंदर देख लो वहां मिलेगा आपको। इवन दो जो हम लोगों ने रैंक लिफ्ट टेस्ट दिए थे उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम मिलेगा, हर जगह भर भर के मिलेगा। अब देखो ये कह रहा है थिन वायर ऑफ लेंथ L एंड लीनियर मास डेंसिटी M। देखो इसकी हरकतें अब मैं बोलूंगा तो नहीं, तुम तो जानते हो जो पढ़ते हैं कि ये कौन है, ठीक है ना। लीनियर मास डेंसिटी भाई तू लैम्डा दे देता, नहीं M देंगे हम इसको। तो अब ये कंफ्यूज करेगा तुम्हें, मास M नहीं है, लीनियर मास डेंसिटी यानी मास पर यूनिट लेंथ की वैल्यू यानी लैम्डा की वैल्यू तुम्हें M दे रखी है, स्मॉल m, is bent to form a circular ring with center C as shown. The moment of inertia of the ring about y dash. इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। अब यहां लोग अनाप शनाप तरीके की चीजें मैं बोल रहा था, जनरली मेजर टेस्ट के अंदर कर रहे थे, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कर रहे थे, मैं बोल रहा था मत करो भाई, नहीं है सिलेबस के अंदर, रोलिंग में लगे पड़े हैं सर, रोलिंग आ रहा है हमारे कई मेजर, मैंने आपको दिया ही नहीं रोलिंग, बिल्कुल छांट दिया रोलिंग, मैंने बोल दिया मत करो, है कोई रोलिंग नहीं है। तो इसलिए बहुत ही सधा हुआ, मतलब जो है वो कर लो तो ही तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे और उनपे ही काम करना है। तुम अननेसेसरी सिलेबस में पड़े रहोगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे, यही होता है बहुत सारी कोचिंग्स में। तो बिल्कुल प्रिसाइज क्रिस्टल क्लियर हमें पढ़ना है और बिल्कुल टेक्निकली हमें पढ़ना है, ये नहीं कि कुछ भी हम यहां पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, प्लेन वाली एक्सिस है, सेंट्रोइडल के पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमने लगाई, पहले फॉर्मूला जनरेट कर लिया 3/2 mr², अब रिप्लेसमेंट मार देंगे, यही सीखा है आपने क्लास में। m इज मास तो दैट इज डेंसिटी इनटू लेंथ, डेंसिटी इनटू लेंथ करा तो m इनटू l आ गया, तो m की जगह हमने m इनटू l डाल दिया। अब रेडियस नहीं दिया इस मक्कार ने, तो रेडियस की जगह पेरीमीटर मार दी, तो l इक्वल टू 2πr, तो r की वैल्यू l/2π हो गई, सब्सटीट्यूट करा इसके अंदर। जब ये सारी चीजें इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें जो आंसर मिल जाएगा 3ml³/8π², फर्स्ट ऑप्शन हो गया। बट ये सवाल अगर आप इसको देखोगे तो आप देखो राउंड 2 का है, भले ही हमने सेम एज इट इज इन क्लास किया हो पर फिर भी राउंड 2 है। मैं ये नहीं कि उड़ रहा हवा में कि मैंने इसको राउंड 1 में बोल दिया, राउंड 2 तो राउंड 2, ठीक है ना, यही आपने मुझसे सीखा था। 21 भाई ये प्रॉब्लम राउंड 3 का छोड़ने वाला कतई प्रॉब्लम है, छोड़ने वाला मतलब इस प्रॉब्लम को छोड़ दो ज्यादा ठीक है। क्यों? सिग्निफिकेंट फिगर का इतना गंदा इस्तेमाल इस प्रॉब्लम के अंदर करवाया गया, आप देखो कैलकुलेशन कर करके मौत आ जाए आदमी को, ठीक है ना। तो कंसेप्ट तो सिंपल है, रूल्स हमें पता है, बट कैलकुलेशन कौन करे यार उसकी। अच्छा चलो यहां पर एक बार समझते भी हैं। अब 5.580 ये दे रखा है हमें, मास दे रखा है क्यूब का, साइड दे रखी है 9.0। तो आप देखो यहां पर हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है ना। और इसके अंदर भी और अगर हम बात चेक करें तो ये वैल्यू सिंगल प्रिसाइसली हमें सिंगल डिजिट डेसिमल डिजिट तक नोन है, ये 3 डेसिमल डिजिट तक नोन है, ठीक है ना। अब हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, डिवीजन करना है, एडिशन करना है, करना क्या है तो ये चेक कर लेते हैं। हमें डेंसिटी निकालनी है, मास बाय वॉल्यूम। अब यहां पर लीस्ट प्रिसाइज वाला जो होता है उतने तक हमें आंसर छोड़ना होता है, यानी आंसर जो होना चाहिए डेसिमल के 1 डिजिट तक होना चाहिए, यानी कि ओवरऑल आंसर आप देखोगे 2 डिजिट का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब 2 डिजिट में ये नहीं है, ये नहीं है, ये एलिमिनेट हो गए, बट फिर भी इन दोनों में कैसे निकालें भाई। यहाँ तो हेड टेल करें जय माता दी करते हुए कि यार ये टिक मार देते हैं, छोड़ देते हैं, तो ये छोड़ना ही बनता है इस प्रॉब्लम को, क्योंकि अगर आप इसको कर लिए, तरीका तो सबको पता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम डिवाइड करते चले जाओ और फिर ये रिजल्ट आएगा, फिर राउंड ऑफ करके 7.7 आ जाएगा, बट करेगा कौन। तो इसलिए ऐसा प्रॉब्लम जो बहुत ज्यादा पहले ही हमने अंदाजा लगा लिया भाई ये 2 हैं,
बहुत ही नजदीक है, मैंने ये सिखाया था आपको क्लास के अंदर, बहुत नजदीक है, ठीक है ना। छोड़ दो, इस प्रॉब्लम के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। 180 आउट ऑफ 180 नहीं चाहिए हमें इसके अंदर, बट हाँ -1 नहीं लाएंगे, हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये था सबसे खतरनाक कैलकुलेटिव प्रॉब्लम। नेक्स्ट पर चलते हैं। यही इकलौता ऐसा था जो छोड़ने लायक था, मुझे लगता है कई बच्चों ने छोड़ा जरूर होगा इस प्रॉब्लम को, ठीक है ना। और जो करने के चक्कर में पड़ गया उसका पेपर सुपर लेंथी निकल गया होगा। अब 22 नंबर बहुत इजी है, सिंपल प्रॉब्लम है। प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन दे रखी है, हमें डिस्टेंस दे रखा है 2 पॉइंट के बीच का, फेज डिफरेंस निकालना है, डेल्टा फाई के डेल्टा एक्स। तो फॉर्मूला इज सुपर इजी, सॉल्यूशन इज आल्सो इजी, कोई कैलकुलेशन हेक्टिक नहीं है। 0.008 पाई रेडियन हमारा आंसर आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट राउंड में इसको मैंने रखा हुआ है। 23 क्लास का प्रॉब्लम, ठीक है ना, लेवल 2 के अंदर डाला फिर भी मैंने इसको, क्यों? क्योंकि आपके लिए थोड़ा ना बना रहा हूं, ये तो एक जनरल जो बच्चे दे रहे हैं हर जगह के, उनके लिए बात है। अब कौन सी चीज क्लास के अंदर थी? इक्विलैटरल प्रिज्म मैंने खूब चिल्ला चिल्ला के बताया तुम्हें, ये भी तुम्हें प्रॉपर्टी खूब चिल्ला चिल्ला के बताई कि बेस ऑफ प्रिज्म के अगर रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल हो जाए तो भाई मिनिमम डेविएशन है, जानते हो ना। बेस ऑफ प्रिज्म के पैरेलल हो जाए तो मिनिमम डेविएशन है, खूब क्लास में तुमने करा, क्रैश कोर्स में तुमने करा। अब जब डेविएशन मिनिमम है, पहले ये पता लगाओ मिनिमम डेविएशन है, तब तो सवाल होगा। इसलिए मैंने इसको सेम लेवल क्लास का माना है, लेवल 2 फिर भी मैंने मारा है। तो अब डेविएशन हो गया 2i - a, आई मुझे दे रखा है 50, एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री हो गया, तो सोल्यूशन हमारा इजी आ गया, दैट इज 40 डिग्री। पर ये जिसको पता है उसको पता है, जिसको नहीं पता वो छोड़ेगा इस सवाल को। आगे चलते हैं। हाँ, अब ये देखो सुपर कॉन्ट्रोवर्शियल, ये अपनी हरकत हर साल करते हैं नीट वाले, एनटीए वाले। अब ये तुमने क्लास में पढ़ा था, मैंने तुम्हें डायरेक्ट याद करवाए थे, क्रैश कोर्स में भी कराए थे, क्लास में भी कराए थे। क्या बोला था? पहले तो चेक कर लो कौन सा रेक्टिफायर है, तो तुमने देख लिया हाँ सर हाफ वेव रेक्टिफायर है। अगर अपन यहाँ का आउटपुट निकालते तो पॉजिटिव हाफ साइकिल 0, पॉजिटिव हाफ साइकिल 0 मिलती, यही मिलती, ठीक है ना। पॉजिटिव हाफ साइकिल 0, पॉजिटिव हाफ साइकिल 0। इसके अक्रॉस क्या बताया था तुम्हें? जस्ट उल्टा मिलता है, ठीक है ना। नेगेटिव साइकिल्स मिलती हैं, पॉजिटिव वाली निल हो जाती हैं। अब दिक्कत क्या है यहाँ पे? ये हो नहीं सकता क्योंकि फुल वेव है नहीं, ये हो नहीं सकता, फुल वेव है नहीं, ये हो नहीं सकता कि एज इट इज साइकिल आ जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है, एक में 0 रहना चाहिए। अब झक मार गए ये बचा, ठीक है। अब यहां पर क्या लफड़ा है कि भाई तुमने पहले कौन सी साइकिल डाली, बाद में कौन सी साइकिल डाली, मतलब किसे पॉजिटिव ले रहे किसे नेगेटिव ले रहे ये बता दो। यानी यहां ये गेम खेल गया तुम्हारे माइंड के साथ। अब मोस्ट अप्रोप्रिएट के बेसिस पर इसमें राइट आंसर हमारा 2 होगा। क्लास के बच्चे सारे एग्री कर रहे हैं, हाँ सर ये तो रटवा दिए थे आप क्लास के अंदर कि इसमें आपने कैपेसिटर बता दिया था, रेजिस्टेंस बता दिया था, डायोड बता दिया था, तो हमारे लिए तो भाई वन लाइनर है। अब बाकी आम बच्चे जो देख रहे हैं, जिन बच्चों ने भी इसको देखा होगा, उनकी बैंड बजी होगी क्योंकि वो वहां सॉल्यूशन में लगे हुए होंगे, और हम लोगों ने इसको इतना ज्यादा रिफाइन कर रखा है कि सुपर इजी था हमारे लिए। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट के हिसाब से सेकंड है, बट कंट्रोवर्शियल है, ठीक है ना। यहां होना क्या चाहिए था? 0 नेगेटिव फिर 0 फिर नेगेटिव, ये साइकिल होनी चाहिए थी, है नहीं, अब क्या करें, ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट के हिसाब से सेकंड डालेंगे इसके अंदर, गलत नहीं बोलूंगा उसको मैं। अब ये देखो सेम एज इट इज क्लास का है, कुछ नहीं करना। ये कह रहा है काइनेटिक एनर्जी बता दो, सिंपल पेंडुलम की, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी टाइम के साथ किस तरीके से वेरी करती है। अब टाइम के साथ देखोगे तो कॉस स्क्वायर वाली ओमेगा टी वाली इक्वेशन आ जाएगी। कॉस स्क्वायर फंक्शन जो होते हैं हमारे वो पॉजिटिव फंक्शंस होते हैं, नेगेटिव वाला जाएगा नहीं, कांस्टेंट वाला जाएगा नहीं, ये हमारा हो नहीं सकता क्योंकि यहां पर भी देखो सेम तरफ साइकिल नहीं मिल रही। तो राइट आंसर हमारा इसके अंदर सिर्फ थर्ड वाला है। तो डायरेक्ट अगर आपने पढ़ाई करी हुई है सही, आप लड़ाई जीत जाओगे, और अगर आपने सही पढ़ाई नहीं करी हुई, आपको स्ट्रैटेजी नहीं आती है। मैंने क्या बोला था? सिलेक्शन के लिए नॉलेज काम कर जाएगी, बट रैंक के लिए स्ट्रैटेजी काम करेगी, यही मैंने आपको बोला था और वही काम कर भी रही है, ठीक है ना। जिन बच्चों ने मेरी बात मानी वो सिलेक्ट हो गए। अब देखो ये प्रॉब्लम सुपर इजी प्रॉब्लम है, कुछ नहीं करना, टीपीडी बताना है। इसमें बैटरी भी दे रखी है, रेजिस्टेंस भी दे रखा है बैटरी का, करंट भी दे रखा है, और डिस्चार्जिंग मोड है क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट करी गई। तो टीपीडी हो गया ये -IR, आप देखोगे 10.8 वोल्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना आंसर है 26 का। 27 क्लास का प्रॉब्लम है, सीधे सीधे लपेटा मार रखा है हमने इसको, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला था कि अर्थ के सरफेस से, और ये बोला भी था, तो मैं ग्रेविटेशन पढ़ा रहा था, मैंने कहा भाई ये आएगा इस साल, ठीक है ना, बोला था यही चीज आएगी, जाके चाहिए तो भी वीडियो देख लेना, ये चीज आएगी, और वो चीज आई, ठीक है। तो वो कह रहा है सरफेस से एक पर्टिकुलर हाइट तक ले गया। अब सरफेस से अगर एक हाइट तक ले गया तो वर्क डन का फॉर्मूला चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया, और वो आ जाती है हमारी mgr H/H+R, ठीक है ना। ये हमारा रिजल्ट रहता है इसके अंदर। तो चेक करोगे तो राइट आंसर आ जाएगा mgr/2, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड हमारे लिए है, ठीक है ना। अब किसी आम बच्चे के लिए लेवल 2 हो सकता है,
हमारे लिए लेवल 1 है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे 28 नंबर प्रॉब्लम, ये कह रहा है इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट टू द सिस्टम एट अ रेट 100 watt if the system perform work at the rate 75 जूल पर सेकेंड, रेट एट विच थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। पिछली साल कितना खतरनाक आया था, लोग इसमें लगे पड़े, हीट इंजन भी पढ़ लेंगे, कैरनॉट भी पढ़ लेंगे। मैंने मना किया था तुम्हें मत करो, मैं नहीं है सिलेबस में, क्यों कर रहे हो, टाइम पास होएगा, ठीक है ना। और देखो आप क्वेश्चन क्या आया, बहुत ही सिंपल, फर्स्ट लॉ के ऊपर बेस्ड। तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, उसका रेट तो हमने डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया और सिंपल यहां से इसको सॉल्व करते हुए निकाला 25 वॉट वो रेट है जिससे इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया थर्ड। 27 पर आते हैं, सुपर इजी प्रॉब्लम है, ठीक है। ये अपना बल्ब वाला बोल लो, हीटिंग अप्लायंस वाला बोल लो, आपने क्लास के अंदर प्रैक्टिस किया हुआ है, सेम ही वर्ड मिले होंगे टेस्ट के अंदर, तो एज इट इज मिला होगा आपको। तो ये प्रॉब्लम भी हमारा इजी है, क्या सिखाया हुआ था, रेटिंग से आप रेजिस्टेंस लिख लो, सॉल्व मत करो, सॉल्यूशन लास्ट स्टेप में देखेंगे। अब हमने क्या किया, अप्लाइड वोल्टेज को 200 करा, 200 करा तो पावर डिसिपेशन जो होगी 400 से थोड़ी सी कम होगी, ठीक है। 400 से थोड़ी सी कम में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, ये एलिमिनेट हो गया, ये 3 ऑप्शन हमारे पास बचे 1, 3 एंड 2। अब देखते हैं क्या आएगा। तो हमने वी स्क्वायर बाय आर लगाया, अब मेरे पास आ रहा है 10/11 का होल स्क्वायर इंटू 400 से थोड़ा सा कम, ठीक है। ये हो नहीं सकता, ये भाई कब हो जाता है, जब ये बाय 2 हो जाता, बाय 2 तो आना नहीं, ये उससे भी कम पे आ जाता है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो बिना कैलकुलेट करे देखो मेरा सवाल हो गया, यही तो जादू था, यही तो हम लोगों ने क्लास में सीखे थे, और क्या सीखे थे, यही सारी स्ट्रेटजियां हमारी काम आ रही हैं। तो राइट आंसर 331 वॉट, ठीक है। आप देखो मैंने भी सॉल्व नहीं किया, मैंने भी एज इट इज जैसे आपने आपको सिखाया बिल्कुल एज इट इज मैंने करा, ये नहीं उठा के मैं सॉल्व कर रहा हूं। अब व्हेन अ रूलर फॉल, अब ये एनसीईआरटी का है अपना, ठीक है ना, जिसमें रिएक्शन टाइम कि हमने ऑब्जेक्ट को छोड़ा और पकड़ा, अब जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं और जब हम उसको पकड़ते हैं तो इस सिचुएशन के अंदर फ्री फॉल करता है, और फ्री फॉल करके जितनी देर में स्केल सरकती है उसको हम जितने टाइम में हम उसको दोबारा से कैच करते हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम। तो हमें यहां पर क्या दे रखा है, 5 लोग हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन टाइम्स हैं। अब बताओ इन रिएक्शन टाइम में किसका डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा होगा। तो फ्री फॉल कर रही है हाफ जी टी स्क्वायर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है, मतलब जिसका रिएक्शन टाइम ज्यादा उसमें स्केल ज्यादा गिरी होगी। तो बस उसके हिसाब से मुझे अरेंज करना है। सबसे ज्यादा रिएक्शन टाइम देखो मुझे दिख रहा है बी वाले का, तो डिस्प्लेसमेंट बी वाले का सबसे ज्यादा। अब अरेंज कर लो ऑर्डर, इसके अंदर कुछ नहीं है। बी के बाद आ गया अपना ई, फिर आ गया अपना ए, फिर उसके बाद आ गया डी, और फिर उसके बाद आ गया ई। आप आंसर चेक करोगे बी ई ए डी सी, हमारा राइट आंसर इसके अंदर तैयार हो गया, सिंपल, ठीक है। इजी लेवल बोलेंगे इसको, बट फिर भी इसको लेवल 2 में मैंने डाला होगा। क्लास का प्रॉब्लम है, डायरेक्ट ट्रिक तुम्हें सिखाई हुई है और बोला भी था आना तो यही है, नहीं तो कुछ नहीं आना। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी वाला क्या बताया था आपको, याद होगा कि एक कैपेसिटर को फुल चार्ज किया और दूसरे इक्वल भुक्खे नंगे कैपेसिटर के ऊपर टांग दिया, यही वर्ड थे भुक्खे नंगे, यह वर्ड से भी याद होगा आपको। तो बताओ एनर्जी कितनी बची, कितनी उड़ी, तो हाफ बची हाफ उड़ी। तो तुम्हें क्या करा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखी, उसका आधा बचा और आधा उड़ गया, यही था। ये तुम्हें सीधे हैक दिया था मैंने। अब जिसको ये हैक नहीं पता वो पहले कॉमन पोटेंशियल निकालेगा, फिर हीट एनर्जी डिसिपेशन निकालेगा, फिर माइनस करेगा, टाइम पास करेगा, उसके लिए लेंदी है। जिसने कर रखी है सारी टेक्निक्स उसके लिए सुपर इजी है। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे, आंसर 5 × 10⁻⁷ यानी 0.5 × 10⁻⁶ जूल सेकंड इसका राइट आंसर। मैंने इसको क्लास का लेवल 2 बना रखा होगा जरूर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखो ये जो प्रॉब्लम है ये मीडियम लेवल का प्रॉब्लम, इजी है बट फिर भी क्या होता है ना, ऐसा नया प्रॉब्लम आता है थोड़ा सा तो बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं। ये कह रहा है, कहानी लिख रहा है, कह रहा है सविता a 11th standard student while conducting an experiment to determine the effective length of a simple pendulum notes down the data of time taken to complete 30 oscillation as 60 सेकंड। तो 30 ऑसिलेशन का 60 सेकंड लग रहा है। एक ऑसिलेशन का टाइम कितना हो गया, वो हो गया हमारा 2 सेकंड, दैट इज टाइम पीरियड। अब वहां से मुझे लेंथ निकालनी नहीं है, डेटा सारे इसमें दे रखे हैं, उनको यूज करते हुए निकालनी है। तो t = 2π√L/g किया, L की वैल्यू 1 मीटर आ गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 32 नंबर प्रॉब्लम, फिर भी इसको मैंने मीडियम में डाल रखा है। तो भाई आवाज आते 33 क्लास का प्रॉब्लम है और मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने इसको टेस्ट में भी डाला था, बहुत अच्छी तरीके से याद है। और जब हम इस टेस्ट का डिस्कशन कर रहे थे ना, तो उस वक्त भी मैंने इसको बहुत ही एम्फेसाइज करके बोला भी था, यार अल्टरनेटिंग करंट में ना ये टाइम वाला सवाल तुम फेजर से कर लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आपको याद भी होगा ये चीज। तो ये सवाल देखो, ये कह रहा है पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट 5 एम्पियर, frequency is 60 Hz, how long will the current starting from 0 takes to reach peak value। तो 0 से पीक जाने का टाइम सीधे अपना SHM मारो T/4। तो मुझे बस टाइम पीरियड निकालना, बाय 4 करना है। टाइम पीरियड हो गई
1 बाय फ्रीक्वेंसी, बाय 4 मारा 1 बाय 240, खत्म। ठीक है ना, तो डायरेक्ट अपना ये प्रॉब्लम खत्म, सीधे फर्स्ट आंसर हमारा करेक्ट हो गया। बट फिर भी इतनी सारी चीजें प्रेशर में नहीं आती स्टूडेंट को ध्यान, कोई बात नहीं, ठीक है ना। आपने जितना मैक्सिमम, अब जैसे मुझे अभी देखने को मिल रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं, तो साथ साथ मुझे बच्चे भेज भी रहे हैं कि सर हमारे फिजिक्स में 140, 145, ठीक है ना, इतने मार्क्स बन रहे हैं। अब एग्जैक्टली तो आपको बाद में बताऊंगा एनालिसिस कितने आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, बट हाँ अच्छे स्कोर आ रहे हैं। ये काफ़ी एक मतलब तसल्ली मिलती है टीचर को कि हाँ पढ़ाई हुई चीज़, मेहनत सफल हो गई। अब ये प्रॉब्लम देखो भाई, जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, बताओ भाई, क्लास में बताया हुआ था ना, एज इट इज बताया हुआ था तुम्हें, ठीक है ना, उठा करके छापा था सीधे सीधे कि इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन का डिफरेंस देख लो, एनर्जी वाला पूछेगा एनर्जी कंजर्वेशन लगता नहीं करता, वही आ गया। तो ये क्या कह रहे हैं, इन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन द लाइट एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इफ इट इज रिड्यूस्ड इन वन रीजन प्रोड्यूसिंग अ डार्क फ्रिंज, इंक्रीजेस इन अनदर रीजन प्रोड्यूसिंग अ ब्राइट फ्रिंज, एज देयर इज नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी, फिनोमेना आर कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यस इट इज, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां पर लगता है, सिर्फ एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। कह रहे डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस आर कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिटेड ओनली बाय लाइट वेव, लाइट नहीं भाई, साउंड भी एग्जिबिट करता है इंटरफेरेंस, ठीक है ना, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव भी तो पढ़ा था तुमने, तो ये फॉल्स हो गया। तो खैर इसको हम इजी लेवल ही गिनेंगे और हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बोला भी था थ्योरी बेस्ड आपके हो जाएंगे, आप ट्रस्ट तो रखो। आ जाओ इस पे 35 डायरेक्ट आपके क्लास का ही प्रॉब्लम है, ठीक है ना। क्रैश कोर्स के वक्त हम लोगों ने इसको करा था, हॉरिजॉन्टल ट्रक बॉक्स, वर्टिकल ट्रक बॉक्स एज इट इज उड़ा दिए थे, क्या याद करा दिया था, म्यूएससी कर लो भाई, काम खत्म। कह रहा है बॉक्स ऑफ मास 15 kg कैप्ट ऑन द फ्लोर ऑफ द स्टेशनरी ट्रॉली, coefficient of static friction between the box and the trolley is 0.12, keeping the box stationary, the maximum acceleration तो mu s g 10 पकड़ लो, 1.2 आंसर आ गया, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया, खटाक से खत्म, ठीक है ना। कुछ नहीं करना हमें इसके अंदर, यही स्ट्रैटेजी, यही प्रैक्टिस हमें लड़ाई जिताती है। इजी लेवल प्रॉब्लम है। ये कह रहा है सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ बॉब इज 0.02, मैकेनिकल एनर्जी दे रखी है मुझे। अब ये कह रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी बता दो, तो मैकेनिकल एनर्जी तो कांस्टेंट रहती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर सारी काइनेटिक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, E बराबर K लगाया और यहां से V की वैल्यू निकाल ली, 1.41 आ गया। डायरेक्ट हमारे लिए ये प्रॉब्लम था, सुपर इजी। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगेन थ्योरी बेस्ड है, इजी लिखा है क्योंकि सबको बढ़ा डाला था ये, ठीक है ना। टेस्ट के अंदर आपको दिया था, हाँ यार आंसर दिया था, टेस्ट के अंदर आपको मिला था, आपने क्रैश कोर्स की क्लास के अंदर इसको सीखा था, आपने रेगुलर क्लास में इसको सीखा था, तो मुझे नहीं लगता आपके लिए ये मुश्किल प्रॉब्लम होना चाहिए। ये कह रहा है 4 स्टेटमेंट्स आर गिवन, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1/3, भाई तू झूठ बोल रहा है, प्रोपोर्शनल टू A होता है, तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू A, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। डिफरेंस इन द मास ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट, एटम और न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के डिफरेंस को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट, ठीक है ना। बोला था इस पे आएगा प्रॉब्लम, आया है। डिफरेंस इन द मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। तो सी कौन कौन से करेक्ट हो गए, बी एंड डी, तो बी एंड डी आर करेक्ट बट ए एंड सी आर फॉल्स। इजी, इसको भी इजी डाला है, लोग टफ डाल रहे होंगे। ये देखो भाई कैलकुलेटिव है, ये चीज मैंने रेगुलर क्लास में बताई थी। ऐसा ये नीट वाला ना पहले बहुत पूछ चुका था कि एक पर्टिकुलर इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी दे दे और यहां पर एक टाइम दे दे और फिर पूछे हमसे कितने रेवोल्यूशन हुए। वहां उसने काइनेमेटिक्स में डिस्प्लेसमेंट पूछा था इस तरीके से एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, यहां इसने रिवोल्यूशन पूछ ली है। अब क्या ट्रिक काम करती है, आप इसकी एवरेज स्पीड लिख, तो वो हो गई इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2, ओमेगा बार हो गया। अब थीटा की वैल्यू हो गई ओमेगा बार टी। यही चीज हम लोग वहां पर भी करते थे। अब एक आम बच्चा इसमें इक्वेशन बना के लगा पड़ा होगा कि भाई पहले अल्फा लिख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, फिर थर्ड इक्वेशन यूज करके हम वहां पर थीटा निकाल देते हैं, इतने में टाइम निकल जाता है, पता नहीं चलता। तो थीटा इक्वल टू ओमेगा बार टी, ओमेगा हो गया हमारा 900 आरपीएम, टाइम को हम अपना मिनट के अंदर कन्वर्ट करके डाल देंगे, 150 रेवोल्यूशन हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये भी आपके क्लास का प्रॉब्लम है, पढ़ो। एब्सोल्यूट प्रेशर और गॉज प्रेशर पढ़ा था आपने, तो सेम उसी पॉइंट को मैंने बोला था। अब यहां बच्चे सर आर्किमिडीज लगवा दो, वो भी मैंने बोला था नहीं है सिलेबस में, ठीक है ना। तो ये पॉइंटर नहीं थे हमारे सिलेबस के अंदर, जो नहीं थे वो हमने नहीं किए, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखो ये कह रहा है सबमरीन इज डिजाइन टू विदस्टैंड एन एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, उस जगह पर रियल प्रेशर की वैल्यू, हाउ डीप इट कैन गो बिलो द वाटर सरफेस। तो 100 ATM तक ही वो जा सकती है, उसके ज्यादा नीचे जाने पर सबमरीन का प्रेशर उसके बेरेबल प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा
तो क्रैक हो जाएगी। सो P इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी लगाया और सिंपल हमने कैलकुलेट करते हुए डेंसिटी पानी की और ग्रेविटी डाला, H की वैल्यू हमारी आ गई 990 मीटर। राइट आंसर हो गया हमारा 4th, और इसको मैंने क्लास लेवल इजी प्रॉब्लम मार्क कर रखा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगेन मैच द कॉलम। हमारे लिए तो मैच द कॉलम बढ़िया है भाई, वरदान है, क्योंकि कुछ नहीं करना है, एलिमिनेशन लगाना है, किसी मैच द कॉलम में कुछ नहीं करना। अब माइक्रोवेव किससे बन रही मुझे क्या मतलब, वैसे तो EM वेव की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, पता होनी चाहिए, बट क्योंकि मैच द कॉलम में तो मेरे पास तो मजे ही मजे है भाई, ठीक है ना। विजिबल लाइट सबको पता है, इलेक्ट्रॉन इन एटम एमिट लाइट व्हेन दे मूव, वो खुद लिख भी रहा है वो, हायर टू लोअर एनर्जी लेवल। तो बी का ऑप्शन फर्स्ट हो गया। अब ढूंढो बी का ऑप्शन फर्स्ट इसमें 4th है, इसमें 3rd है, तो हमारे ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। चलो करते जाता हूं। सो ये दोनों ऑप्शन आप जो देख रहे हो ये हमारे एलिमिनेट हो गए। अब देखो सी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सी का आंसर सेकंड इसमें भी है, इसमें भी है, या तो डी पकड़ लो या ए पकड़ लो। अब तुम्हें जो ज्यादा अच्छा है वो तुम कर लो। अब जैसे डी, इंफ्रारेड रेस, पता है भाई, इंफ्रारेड रेस के हिसाब से अगर हम देखें, इंफ्रारेड रेस वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, ठीक है, एक तो ये है, डी का 4th है, और एक डी का थर्ड नंबर, 4th कौन सा था, सॉरी 4th था क्लिस्ट्रॉन वॉल्व एंड मैग्नेट्रॉन वॉल्व। ये तो है ही नहीं, सबको पता ही नहीं होता। इंफ्रारेड हमारी जनरेट हो जाती है वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, खत्म। तो डी का ऑप्शन मेरा जो होना चाहिए इसके अंदर वो 3rd होना चाहिए। हेंस एलिमिनेशन लगाते हुए मेरा राइट आंसर 4th आ गया। तो मैंने वही कहा, स्ट्रैटेजी सुपर स्ट्रांग, तो प्रॉब्लम हम कर सकते हैं 100%। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हो फिर से थ्योरी बेस्ड है, ठीक है ना, और ये थ्योरी बेस्ड भी आपका क्लास का ही प्रॉब्लम है। आपने क्लास में कंडक्टर की प्रॉपर्टीज में इसको करा था। दिस इज ऑल्सो क्लासरूम प्रॉब्लम। पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0। यस इट इज 0, क्योंकि कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है अंदर जितनी भी फील्ड होती है उसको वो कैंसिल आउट कर देता है, ठीक है ना, एक दूसरे से वो कैंसिल आउट हो जाती है। आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर डज नॉट डिपेंड्स ऑन द चार्ज डेंसिटी। भाई वो होती ही सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो डज नॉट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इंटीरियर ऑफ द चार्ज कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन। हाँ, तो उसके अंदर कोई स्टैटिक सिचुएशन में इंटीरियर में कोई चार्ज नहीं टिकता, सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पर आ जाता है। दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो पूरा का पूरा प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर छिपकाया गया है, जो आपने क्लास में सीखा वही चीज एज इट इज यहां पर लगाई गई है। आगे बोल रहा है एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल। पॉइंट याद है, याद दिलाऊं वो वर्डिंग क्लास में क्या बोले थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती है बिकॉज कंडक्टर इक्विपोटेंशियल का काम करता है। तो मैं असर्शन रीजन में सिखाया था मैंने, है ना, याद होगा। तो देखो वही प्रॉपर्टी यहां पर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 0 एवरीवेयर इनसाइड द कांस्टेंट होता है, 0 नहीं होता, गलत हो गया, ठीक है। तो राइट आंसर देखोगे सी एंड डी आर ट्रू, ठीक है, सॉरी ए सी एंड डी आर ट्रू, यानी ऑप्शन नंबर 3rd हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 42 डायरेक्ट है, सुपर इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है। तो आपने यहां से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल ली, आपको एनर्जी दे रखी थी, यहां पर वर्क फंक्शन दे रखा था, वर्क फंक्शन से हमने क्या किया, एसी बाय लैम्डा लगाते हुए थ्रेशोल्ड निकाल लिया। अब वो पूछ रहा है कौन सी इसमें वेवलेंथ फोटो इलेक्ट्रिक करेंगी, कौन सी नहीं करेंगी। ये क्या पूछना चाह रहा है, डज नॉट गिव फोटो इलेक्ट्रिक। तो जो थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगा वो फोटो इलेक्ट्रिक नहीं करेगा। थ्रेशोल्ड हमारा आ रहा है 188, इससे ज्यादा 200 है, तो 200 हमारा फोटो इलेक्ट्रिक नहीं करेगा। नेक्स्ट देखोगे 43rd प्रॉब्लम भी आप देखोगे, ये भी हमारा प्रॉब्लम इजी लेवल प्रॉब्लम है। ये कह रहे हैं द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इक्वल्स टू 2 हो गई, ठीक है ना, ग्राउंड की अगली वाली। द रेडियल डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन न्यूक्लियस कितना होगा, तो r की वैल्यू हमें निकालनी है बोर मॉडल लगाते हुए। तो बोर मॉडल लगाते हुए अगर आप इलेक्ट्रॉन का रेडियस निकालोगे सो दैट विल बी इक्वल टू r0 n स्क्वायर बाय z, z अपना 1 हो गया, तो 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू 4। तो सॉल्व किया, सो 2.12 एंगस्ट्रॉम मेरे पास आंसर आ गया। अब एंगस्ट्रॉम को अगर हम सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर हमारा 4th वाला इसके अंदर जाएगा, इजी है। 45 फिर से देखो आप, ठीक है ना, फिर से आपका क्लास की पढ़ाई हुई प्रॉपर्टी पर प्रॉब्लम है। तो मुझे तो नहीं लग रहा यार थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम बच्चों के अटकने चाहिए। थोड़ा सा भी अगर आप सही से कर गए हो, ढंग से भी अगर आपने पढ़ाई करी है, आराम से फिजिक्स क्रैक कर सकते हो। तो इसलिए मैंने बोला मॉडरेट टू हाई है, मैंने नहीं बोला मॉडरेट है, मैंने नहीं बोला लो लेवल है, मॉडरेट टू हाई है, ठीक है ना। बट जैसा क्लास के बच्चे कमेंट करके बता रहे हैं उनके नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो बड़ा अच्छी बात है, ठीक है ना। केमिस्ट्री और बायो को और देखेंगे, फिर फाइनल कट ऑफ के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे।
तो 44 कह रहा है, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन व्हेन द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अक्रॉस पीएन डायोड इज इंक्रीज्ड अबव द थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है ना, वो नी वोल्टेज होता है, डायोड करंट इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली, तो वो इंक्रीज करता है बिकॉज वहां पर हमारा जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। दिस करंट इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट। भाई अब देखो ये तो नहीं होता, ठीक है ना, तो सबको पता है, तो दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू, तो ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या, लास्ट पर आ जाते हैं। अब फिजिक्स का ये प्रॉब्लम भाई सुपर इजी है, केटीजी का प्रॉब्लम हो गया। आरएमएस स्पीड का रेशियो उसने उठा करके पूछ लिया, आर्गन बाय क्लोरीन। आरएमएस स्पीड क्या होती है, √3 RT/m, सिर्फ मोलर मास चाहिए। यहाँ तुम्हें मास का रेशियो दे रहा, पागल बना रहा है, हमें चाहिए नहीं भाई उसमें। तो मोलर मास के रेशियो के हिसाब से अगर हम चेक करेंगे तो √7/2 यानी राइट आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला। तो ये था आपका डिटेल्ड 2026 के पेपर का एनालिसिस, जिसमें मैंने आपको अभी भी वही बात बोल रखी है कि भाई इस पेपर के अंदर जो अच्छे मार्क्स हैं वो 160 तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है ना। और आपने पूरा एनालिसिस देख लिया, ट्रिकी प्रॉब्लम देख लिया, सब कुछ आपने A to Z देख लिया, है ना। अब आपको क्लियर कट आइडिया लग गया होगा कि हाँ सर लॉजिकली आपने सही बात बोली है। ये 3 प्रॉब्लम जो थे ऐसे ट्रिकी थे, जिसमें से एक तो वो वाला छोड़ने वाला था, सिग्निफिकेंट फिगर वाला, ठीक है ना। बाकी 2 जो थे वो एलिमिनेशन से होने वाले थे, तो वो आपने सीख लिए। तो 120 से 160 फिजिक्स के अंदर अच्छा स्कोर है। चिल करो, रिलैक्स करो, ठीक है ना, और अपनी काउंसलिंग का वेट करो। मेरे ख्याल से आपका ये नीट लास्ट अटेम्प्ट ही होगा जिन बच्चों ने अच्छी सी पढ़ाई कर रखी है और स्ट्रैटेजी फॉलो कर रखी है। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।